कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी थी, उसमें 10 सदस्य थे, उसमें 2 महिलाएं थीं, हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर। तो उन्होंने कहा कि अपने शौहर या पत्नी के चयन में अपनी सहमति देना होना, ये एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। आखिर में उनकी बात नहीं मानी गई और वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाला गया। तो सबसे पहला ख्याल मेरे मन में ये आया जब मैं आपको सुन रही थी कि अपने मज़हब के दायरे के बाहर तो नहीं की मैंने शादी। अगर मेरा मज़हब मोहब्बत है जी, जी, बिल्कुल। तो शादी तो मोहब्बत के लिए ही की। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मेरी शादी 18 में हुई है, 2017 के दिसंबर में एक हिंदी दैनिक जागरण आता है वहाँ पर लखनऊ में, उसमें आया था बेटी बचाओ बहू लाओ। तो मेरे पापा बहुत परेशान हो गए थे वो हेडलाइन देख के। एक केस अभी हाल फिलहाल का है, उसमें तो एसीपी लेवल का आदमी आकर के उस लड़की को समझा रहा था कि तुम्हें काट देगा वो, तुम कहाँ जा रही हो। कहीं ना कहीं था वो जहन में, अब उसको ओपनली बोलने लगे। सलाम, नमस्ते, ज़िंदाबाद साथियों। आज ये दाग दाग उजाला जो सीरीज़ है जिसमें हम देश के हालात के बारे में बात करते हैं, उसके नए एपिसोड में आपका स्वागत है। देश की संविधान जब बैठी थी तो अलग अलग किस्म के आज़ादी के बारे में बात हुई थी। मतलब अपने ज़मीर के हिसाब से बात रखना, विरोध करना, ये सब तो हक़ सब लोग मान रहे थे। अपनी इबादत की आज़ादी, मज़हब की आज़ादी, ये आज़ादी सिर्फ़ अपने मज़हब को फ़ॉलो करने का हक़ तो है ही, लेकिन उसको फैलाने का भी हक़ एक्चुअली संविधान में रखा गया है। उसके बावजूद भी एक प्रदेश ने ऐसे कानून बनाए हैं जिसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अजीब से मतलब धर्म की रक्षा के कानून बने हैं, जहाँ पे कन्वर्जन मतलब अपना धर्म परिवर्तन पे बंदिशें डाली गई हैं। लेकिन जो पिछले कुछ सालों में मोदी जी के कार्यकाल के दौरान अलग अलग भाजपा प्रदेशों में हम एक नई चीज़ देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शादी करने के लिए अपना मज़हब बदलना वो अब एक कानूनी अपराध हो गया है, और उस कानूनी अपराध की सज़ा जेल की हो सकती है। और उत्तर प्रदेश ने ऐसा कानून बनाया है कि कुछ परिस्थितियों में उम्र कैद अगर आप शादी के लिए अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। तो वो अब आज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। उसका सरकार फैसला कर रही है कि अलग मज़हबों के लोगों के बीच में शादी हो सकती है कि नहीं। उसके अंजाम क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे समाज पर, और उन दो लोगों के बीच में जो आपस में प्यार करते हैं और मज़हब के जो दीवारें हैं उसको पहचानते नहीं हैं, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हमारे तीन बहुत उम्दा साथी हैं। सबसे पहले नताशा बदवार हैं, जो एक बहुत सम्मानीय फ़िल्म मेकर और राइटर भी हैं। अशोका यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाती हैं, उनकी मीडिया स्टडीज़ स्कूल में, और कवरान मोहब्बत का जो मीडिया टीम है उसके आप मेंटर रहे हैं उसकी शुरुआत से ही। बीच में आप आसिफ इकबाल हैं। आपने धनक नाम की एक संस्था 2004 में स्थापित की। धनक उर्दू में उसका मतलब है इंद्रधनुष, रेनबो। और धनक उन जोड़ियों का समर्थन करते हैं जो अपने मज़हब, अपनी जाति, इवन जो LGBT ग्रुप्स हैं, जो समाज के दायरों से बाहर अपने
अपने पार्टनर को ढूंढते हैं, उन्हें जो समाज और सरकार के कानून से जो दिक्कतें आती हैं उसमें आप समर्थन देते आ रहे हैं। और हमारे तीसरे साथी हैं सदफ चौधरी। सदफ एक वकील हैं, लेकिन इंडिया लव प्रोजेक्ट एक ऐसा इसी तरह का एक संगठन बनी है जहाँ जो उसी तरह के जोड़ी जो समाज के दायरों से बाहर रिश्ता बनाना चाहते हैं उनकी कहानियाँ भी बताते हैं, उनको समर्थन भी देते हैं। उनके व्यक्तिगत अनुभव के से जो एक सपोर्ट मिलता है वो उनको मेंटरिंग और सपोर्ट देती हैं। तो आप तीनों को स्वागत है। इनफैक्ट इस तरह से हमने प्लान नहीं किया था, पर हमारे जो तीनों जो मेहमान हैं इस एपिसोड में, आप तीनों ने अपने मज़हब के बाहर शादी की है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं कि आज के समाज में जहाँ ये दायरे बढ़ते जा रहे हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, फासले बढ़ते जा रहे हैं, उसमें ये रिश्ता अलग अलग देरी की आपकी लंबाई की आपकी शादियां हैं, आपका अनुभव क्या रहा? और आपके जो बच्चे हैं जो जिनके एक वन पेरेंट इज़ फ्रॉम वन रिलीजन, वन पेरेंट इज़ फ्रॉम अनदर रिलीजन, उन्हें आज के बिखरते हुए समाज में बड़ा करने में आपका क्या अनुभव रहा? कुछ आप व्यक्तिगत तौर पे ही बताएं। नताशा, आपसे शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया हर्ष कि आपने आज हम तीनों को यहाँ बुलाया और इस टॉपिक, इस मुद्दे को अहमियत दी इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू। तो सबसे पहला ख्याल मेरे मन में ये आया जब मैं आपको सुन रही थी कि अपने मज़हब के दायरे के बाहर तो नहीं की मैंने शादी। अगर मेरा मज़हब मोहब्बत है जी, तो शादी तो मोहब्बत के लिए ही की। ये जो कुछ सामाजिक दायरे हैं जो एक तरह से बहुत पुराने समय से हर समाज में चलते आए हैं कि एनकरेज किया जाता है कि आप अपने ही क्लास में, अपने ही कास्ट में, अपने ही जाने माने कम्युनिटी के अंदर ही शादी करें, क्योंकि उससे कई फ़ायदे होते हैं। आपकी लैंग्वेज सेम है, आपकी प्रॉपर्टी मर्ज हो जाती है वगैरह। लेकिन जब से समाज बना है, जब से इंसान दुनिया में रहे हैं, मोहब्बत करते आए हैं और ये सबसे नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि लोग बड़े होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, उनको अंदर से महसूस होगा कि हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और शायद इसी इंस्टिंक्ट को कोडिफाई करने के लिए शादी बनी है। अब वो करते करते इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ हो गई है, इतना ज़्यादा उसमें स्टेट और सोशल लीडर्स का इंटरवेंशन होने लगा है। लेकिन एक रेजिस्टेंस जो है वो कोई नई बात नहीं है, हमेशा से रही है और हमेशा से एक्सेप्ट भी की गई है, इंकरेज भी की गई है। तो जब मैं और मेरे हस्बैंड जो अलग मज़हबों में पैदा हुए हैं, पले हैं, जब हम मिले तो मुझे तो ऐसा ख्याल भी नहीं आया कि इनसे दोस्ती नहीं बढ़ानी है या इनके साथ अपनी ज़िंदगी इमेजिन करना कोई गलत बात होगी। वो बहुत जल्दी आपको धीरे धीरे आपके दोस्त भी, आपके बड़े भी और रैंडम स्ट्रेंजर्स भी आपको बताना शुरू कर देते हैं कि शायद इसमें कुछ गलत बात है। ख्याल रखिए कि इसमें तुम कुछ बेवकूफ़ी कर रहे हो या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही करेज का काम कर रहे हो और आपको लगता है कि यार ऐसा तो कुछ नहीं है, खतरा मोल रहे हो। हाँ, और तो तब आपको कुछ भनक होनी शुरू होती है कि कितना ज़्यादा एक टैबू है अपने कम्युनिटी के बाहर
किसी से भी शादी करने के बारे में सोचना। लेकिन आप करते हो क्योंकि आपने कईयों को करते हुए देखा है, और कभी ऐसे लगता नहीं है, मतलब आज के माहौल में कुछ बदल गया है, लेकिन 2002 में हमारी शादी हुई। 2002 में गुजरात में बहुत ही भयानक दंगे हुए। हम दोनों एडल्ट्स थे, हम दोनों अहमदाबाद उन दिनों गए। मैं जर्नलिस्ट के तौर पे गई। मेरे पति जो समय मेरे पति नहीं थे, हमारी शादी अभी नहीं हुई थी, वो एक वॉलंटियर के तौर पे गए। उन्होंने रिलीफ कैंप्स में काम किया, और कुछ अंदर से आवाज़ आई कि हम साथ रहकर इस देश की जो एक हमारी समाज का जो फैब्रिक एक तरह से उधड़ रहा है, हम उसको बुनना चाहते हैं, और हम खुश रहना चाहते हैं, और हम रह सकते हैं। बाकी तो शादी किस तरह का रायता है वो सभी को पता है। करने के बाद सारी रियलिटीज़ आ जाती हैं, लेकिन वो तो सभी को सीखना है उसके बारे में। हर शादी में रायता है या सिर्फ अंतर मजहबी 100% हर शादी में रायता है। यंग पीपल मुझे मिलते हैं शादी की बात करने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि करनी ही क्यों है तुम्हें? इसके बिना काम चलाओ ना, अगर चला सकते हो। पर आपने बच्चों की बात की। हमारी 3 बेटियां हैं, और अब वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं, 16 से 21 के बीच में उनकी उम्र है, और बहुत ही एक बदलती हुई दुनिया उन्होंने अपने इन्हीं कुछ सालों में देख ली है। बदलते हुए हिंदुस्तान, एक बदलता हुआ हिंदुस्तान उन्होंने देख लिया है। मजाक लगता था हम लोगों को अगर कोई कह देता था कि तुम कैसे रहते हो एक हिंदू मुसलमान घर में, और हम हंस के जवाब दिया करते थे। पर धीरे धीरे माहौल काफ़ी डार्क होता गया है। अक्सर एक थ्रेट का महसूस होता है, कभी कभी एक दूसरे के लिए डर लगता है, बच्चों के लिए डर लगता है। अब जब वो दुनिया में बाहर जाते हैं और पता चलता है कि अच्छा इसको कोई किराए का घर नहीं दे रहा है मेरी बेटी को क्योंकि वो मुसलमान है, तो उस समय उसे मुसलमान समझा जा रहा है। उस समय जिस तरह से रियलिटी का शॉक आपको लगता है वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। लेकिन हर चीज़ से यही सीखने को मिलता है कि ये हम निकले तो नहीं थे लड़ाई करने, हम और ना ही हम करेंगे, लेकिन अपनी आवाज़ को बुलंद करना, अपनी चॉइसेस के लिए खड़े रहना और दूसरों को ये मैसेज देना कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, और हम आपको कभी भी हमें फ़ील नहीं कराने देंगे कि हमने कुछ गलत किया या हमारे बच्चों के साथ कोई उनका कोई डिसएडवांटेज है। इनफैक्ट उनके बहुत एडवांटेजेस हैं कि वो एक अंतर मजहबी फैमिली के मेंबर्स हैं। आसिफ इकबाल, आप बताएं। हम पहले मैं भी शुक्रिया अदा करूँगा मौका देने के लिए, आज इस बात पे बुलाने के लिए, और मैं अपनी बात रखूँ। ये नताशा ने जब अपनी बात बोली तो मुझे याद हो कि मेरी शादी 2 साल पहले हुई है इनसे, तो 2000 की मेरी शादी है। जहाँ तक नताशा बता रही थी कि मोहब्बत मेरा मज़हब है, और मैंने जाहिर बात है मोहब्बत मज़हब के बाहर नहीं की। मेरा ये मानना है जिस वक्त मैं कर रहा था उस वक्त मैं इतनी गूढ़ता से नहीं समझ पा रहा था चीज़ों को, तो जो हो रही थी चीज़ वो हो जा रही थी, तो इसलिए मज़हब बहुत आड़े आ रहा था। और वो बाद में धीरे धीरे हम जैसे जैसे मतलब आड़े आ रहा था या नहीं आ रहा था? नहीं आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जहन में था कि वालिदैन जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अलाउ नहीं करेंगे, और जबकि हम मिले भी दोनों जगह जा कर के, लेकिन इजाज़त नहीं थी उसकी। और हम जानते थे कि इस तरीके का कोई बहुत मारपीट या बंद नहीं कर देंगे हमें, क्योंकि उस बैकग्राउंड से नहीं है हमारे पेरेंट्स, लेकिन ये आड़े था। और वो जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती हैं पेरेंट्स की, वो बहुत बहुत हावी होती हैं।
खैर हो गई। और शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि शुरुआती के 10-15 साल, 10 में 10 तो कम से कम मानूंगा कि ये बहुत ही मुश्किल भरा दौर था, क्योंकि उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं, और आप उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को फिट कर रहे होते हैं। आप नए मतलब एक बदलाव वाली सोच भी लेकर के चल रहे हैं, और वो एक कन्वेंशनल सोच भी है जिसका एक बहुत बड़ा आपस में क्लैश होता है। तो कई बार ऐसे मौके आए जिसमें कि मुझे खुद याद है कि जब मैं बात कर रहा था अपने पेरेंट्स से तो मैं रो दिया, क्योंकि वो इतना हावी हो जाता है आपके ऊपर। जी। वो एक रिश्ता जो होता है उसको कैसे आप वो करते हैं, वो भी प्यार का रिश्ता है, ये भी वो प्यार का वो रिश्ता बड़ा है। मुश्किल हो जाता है। तो पर धीरे धीरे उसकी एक समझ जैसे जैसे बनती गई, और उसी वजह से जैसे नताशा ने 2002 के दंगों का जिक्र किया, हमें भी लगा कि ये तो हुआ ही था, हमें ये मौका नहीं मिला या इतनी समझ नहीं थी कि हम वहाँ जाके कुछ कर पाएँ। लेकिन और जो खबरें आ रही थी इधर उधर से, उससे हमें लग रहा था कि ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ज़रिए ऐसे लोगों के साथ हम बात कर सकें और उन्हें मदद कर सकें। तो हमने 2004 में एक ऐसा मतलब सोचा कि एक सपोर्ट ग्रुप की तरीके से शुरू किया था, और फिर वो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, बनता गया। तो ये शुरुआत थी। और अब ये हाल है कि अब जो मेरे पेरेंट्स के साथ जो वो है, अब तो बहुत अच्छे से दोनों तरफ पेरेंट्स के यहाँ आना जाना और बातचीत और रहना और सब कुछ है। लेकिन एक शिकायत हमारे माँ बाप, मेरे माँ बाप को खास करके है, वालिदैन को, कि भाई तुमने कर तो ली, अब तुम दूसरों को क्यों बिगाड़ रहे हो। तो ये एक बहुत उनका ये कहना है, ठीक है तुमने कर लिया, अब दूसरों को मत करो। दूसरी चीज़ उनके लिए एक बड़ा सवाल रहता है कि जब भी उनसे कोई पूछता है कि तुम्हारा बेटा करता क्या है, वो कुछ करता है, कुछ पता नहीं कुछ करता है, पर वो करता है। तो फिर मुझे बाद में कम से कम बोलेंगे, कर तो रहा है। हाँ, वो मैं उनको बोलता हूँ कि आप क्यों अरे भाई काम करो, बच्चों पे काम करो, बुजुर्गों का काम करो, ये सब काम होता है। ये काम क्या है जो था मैंने आप उसको बता नहीं पाते हैं। तो ये एक उनके लिए मैं समझ सकता हूँ, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। तो बच्चों पे हम लोगों ने बहुत मतलब क्योंकि उससे पहले हमारा जो काफ़ी समझ के 2000 की शादी है, और 2007 में पहली जो हमारी बिटिया है वो आई, तो उस वक्त हम लोग बात कर चुके थे काफ़ी कुछ। तो हमारा ये जहन बहुत क्लियर था कि जो हम कर रहे हैं वो बच्चे करेंगे। तो हम उस टाइम तक बहुत कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन हाँ जो भी त्यौहार होते थे सारे वो हम लोग करते थे, तो वो बच्चे करते रहे। लेकिन दोनों तरफ वो देख रहे थे, इधर दादा दादी और नाना नानी को जो हो रहा है, तो वो समझ रहे थे क्या उसमें। वो अगर इन्वॉल्व कराते थे तो हो जाते थे, नहीं कराते तो नहीं होते थे। हमने जब बच्चों के दाखिले की सोची स्कूल में, तो हमने ढूंढा कि ऐसा स्कूल हो जहाँ पे कि क्योंकि उस वक्त 2007 आप समझिए, 2007 के बाद 2009-10 मतलब 7 के वो है, तो 10 या 12 के आसपास हमने, तो उस वक्त माहौल तो मोर और लेस थोड़ा बहुत वैसे ही था। तो हम ढूंढ रहे थे ऐसा स्कूल जहाँ पे कि थोड़ा बहुत आपस में इंक्लूजन वाली बात हो। हमने कई स्कूल विज़िट किए, और एक स्कूल में देखा कि वहाँ अच्छा ईद के बाद था वो, तो वहाँ चांद तारे वगैरह लगे हुए थे। तो तो हमने कहा कि अरे यहाँ थोड़ा इंक्लूजन है, इसमें हम उसमें कर सकते हैं। तो ये हमने ख्याल रखा कि बच्चे ऐसे स्कूल में जाएं जहाँ पे कि इस तरीके का आपस में ही वो बच्चे ही एक दूसरे को अलग ना करें। और उस मामले में हम कैथोलिक स्कूल है तो उसमें गए, तो वहाँ वो गुंजाइश है, अभी भी है। तो वो है। अलबत्ता हाँ, बच्चे बड़े जो हुए, धीरे धीरे उनको ये सारी चीज़ें कि हमारी फैमिली क्या है, हम क्या हैं, है ना, कोई शर्मा फैमिली होती है, कोई वर्मा फैमिली होती है, हमारी फैमिली क्या है, ये सब सवालात आए, और उसके जवाब हमने अपने तरीके से दिए। ये भी हुआ कि जैसे जैसे त्यौहार आते गए वैसे वैसे उनके मज़हब भी बदलते गए कि अभी मैं क्रिश्चियन हूँ, अभी मैं मुस्लिम हूँ, अभी मैं हिंदू हूँ। वो बहुत तो मज़ेदार, वो रहा। और अब जो है क्योंकि अब बड़ी वाली 12वीं में आ गई हैं, छोटी वाली 10वीं में आ गई हैं, तो बड़ी वाली तो बहुत क्लियरली कहती हैं कि भाई मैं तो नहीं मानती कोई भी मज़हब। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि मैं नहीं मानती। छोटी वाली अभी सोच रही हैं कि क्या मज़हब मानना है, नहीं मानना, लेकिन ये इजाज़त हमारी तरफ से है कि जो मानना है मानो, जो नहीं मानना है मत मानो। उसी तरीके से नाम को लेकर के भी हमने वो इजाज़त दी, क्योंकि अभी 10वीं का जो हम वो भर रहे थे,
और छोटी वाली बेटी ने एक बार हमें स्कूल से ही फ़ोन किया कि पापा हम लोग हम माइनॉरिटी में हैं कि मेजॉरिटी में हैं। अच्छा अच्छा। ये सवाल उसका था, क्योंकि स्कूल में कहीं पूछा गया होगा। तो हमने कहा बेटा जो तुम्हें लग रहा है लिख दो, अगर तुमको लग रहा है कि, तो उसने लिखा जो भी लिखा उसमें। तो ये रहा है। और हमने ये भी कहा है कि तुम अगर अब नाम बदलना चाहते हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारा दिया हुआ नाम तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो बदल लो। लेकिन उन्होंने अभी तक कहा नहीं ठीक है हम उसी नाम में खुश हैं, तो नाम चल रहा है। तो मुझे लग रहा है ग्रेजुअली वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो गुंजाइश है हमारी तरफ से, किसी तरफ से कोई बंदिश या कोई दबाव नहीं है। तो बहुत खूबसूरती से आपने कहा, जो राइट टू चॉइस की बात हम करते हैं, आप अपने ज़िंदगी के फैसले करने का हक़ रखना, आप पूरी तरह से अपने बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो त्योहारों की बात भी की, हम लोग बेघर बच्चों के साथ काफ़ी काम करते हैं। मुझे बहुत मज़ा आता था बच्चों को बिठा के कहना कि देखो हम हिंदुस्तान के, हम इतना खूबसूरत देश है, हमारे इतने त्यौहार हैं, इसमें होली है, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, और बच्चे भी उसी तरह से बिल्कुल उसी को मानते हैं और हर त्यौहार को उसी तरह से वो मनाते भी हैं। और हम कोशिश करते थे कि जब भी कोई त्यौहार आए, किसी दूसरे मज़हब का इंसान आए और उस त्यौहार के बारे में बताएं। तो क्रिसमस जब हुआ तो स्वामी अग्निवेश अपने भगवा कपड़ों में पहुँचे बच्चों के बीच में, और वो क्रिसमस के बारे में बात की, और इतनी खूबसूरत बात की कि आप लोग बच्चे बेघर पैदा हुए हैं, क्राइस्ट भी बेघर ही पैदा हुए थे। तो एक तरह से वो बच्चे के लिए मुश्किल नहीं है। और बाहर से लोग आते हैं, कहते हैं अरे आप रोज़ा रखते हैं? हाँ, मुस्लिम बच्चे भी रखते हैं, कुछ हिंदू बच्चे भी रखते हैं, हम नवरात्रि का भी फास्ट रखते हैं। उन बच्चों को कुछ अजीब नहीं लगा, और ऐसा ही हिंदुस्तान मुझे लगता है हमें बनाने की कोशिश है। सदफ आप बताएं। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, माफ़ी चाह रहा हूँ। अब जब जो, क्योंकि हमें बहुत सारे जो शादी करना चाहते हैं जोड़े, वो हम तक पहुंचते हैं और हमसे जानना चाहते हैं कैसे किया जाए, क्या किया जाए। क्योंकि एक तो कानूनी पूरी जद्दोजहद है, वो तो बात होती ही है, लेकिन जो दूसरा पहलू होता है वो कि माँ बाप को कैसे मनाएं, और मज़हब आड़े आ रहा है और ये आड़े आ रहा है, तो उसमें बहुत क्लियरली हम ये कह देते हैं, मैं खास कर कह देता हूँ कि देखिए आप ये मानिए, और हम खुद को ये मानते हैं कि हमें खुदा ने, अल्लाह ताला ने चुना है इसके लिए। वी आर द फ्यू चोजन वन, जिसे इस काम के लिए चुना गया है कि आप इस दुनिया में जहाँ इतनी नफ़रत फैलाई जा रही है, नफ़रत मज़हब के नाम पे, उसमें आपको चुना गया है ताकि आप साथ रहें और प्यार का पैगाम फैलाएं, और उदाहरण भी दे। तो ये मुझे लगता है कि मैं तो खुद ये सोच के चलता हूँ कि हमें चुना गया है, हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें चुना गया है। तो यही पैगाम कोशिश करते हैं फैलाने की, ताकि उनका जो एक बहुत बड़ा गिल्ट होता है दिमाग में, उसको ओवरकम कर पाए। तो सदफ आप भी मोहब्बत का मिसाल, आपकी आपने भी जो फैसले किए अपनी ज़िंदगी के लिए, आपका क्या अनुभव रहा है अब तक? अब मेरा अनुभव तो थोड़ा रीसेंट ही है, क्योंकि मेरी शादी 2018 में हुई है, जी। तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना नताशा और आंसू का है। लेकिन आप सबसे एक बहुत मुश्किल वक्त जो देश हाँ, के, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे माइंड में जो शायद सवाल आप दोनों के माइंड में नहीं आए बच्चों की परवरिश को लेकर, वो मेरे माइंड में बच्चा होने से पहले से ही थे, कि जब कभी हमारा बेबी होगा तो कैसे उसकी, मतलब उसका क्या रिलीजन होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, और क्या नाम रखा जाएगा, किस तरह की परवरिश होगी, ये सारे डिस्कशंस काफ़ी करे। और 5 साल जब हमारी शादी को हो गए थे, उसके बाद फिर हमारा फर्स्ट चाइल्ड अभी हुआ है 23 में। मुबारक हो। थैंक यू सो मच। तो अब मेरे हस्बैंड हिंदू हैं और मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ, बहुत छोटे, मतलब अब तो शहर बड़ा हो गया, लखनऊ से हूँ मैं। तो जब मेरी वहाँ पे परवरिश हुई थी, जब मेरी अपब्रिंगिंग हो रही थी, तो कभी मुझे ऐसा उस टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि मेरे सिर्फ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं। बहुत ही इंक्लूसिव सोसाइटी, और घर में भी ऐसे पापा मेरे बैंकर थे, तो फेस्टिवल्स पे गेस्ट आ रहे हैं,
बिरयानी खा रहे हैं, एवरीथिंग वो सब हो रहा है, और हम भी उनके घर जा रहे हैं, होली दिवाली पे जा रहे हैं, मतलब बहुत ही इंक्लूसिव था ये। तो मतलब सोचने की ही बात नहीं होती थी कि क्या हम ये करें या ना करें, बहुत ऑर्गेनिक होता था। और सभी स्कूल में भी मतलब फ्रेंड्स भी हर तरह के होते थे, हम कभी सोचते भी नहीं थे कि ऐसा होगा। तो ग्रोइंग अप तो वो बात कभी कॉन्वर्सेशन में आई ही नहीं है। तो फ्रेंड्स भी हर कॉम के हैं, ऐसा वो है। फिर कॉलेज भी, जब मैं लॉ स्कूल भी गई तो मैं छत्तीसगढ़ में मैंने पढ़ा है, वहाँ पे भी मतलब बहुत ही इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं, इंडिया के कोने कोने से, मतलब लोग अपना मतलब मेरिट बेस पे होता है तो सब कोई आता है, कोई वो इशू नहीं है। फिर उसके बाद जब मैंने जब काम स्टार्ट हुआ, फिर हस्बैंड मेरे जॉब पे मिले, मतलब वो भी वकील हैं, तो जब शादी होनी थी हमारी तभी भी मतलब तब से इशू स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि 2018 में एक अलग माहौल था जो पहले शायद नहीं था। ये सवाल होने लगा कि अब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मेरी शादी 18 में हुई है, 2017 के दिसंबर में एक हिंदी दैनिक जागरण आता है वहाँ पर लखनऊ में, उसमें आया था बेटी बचाओ बहू लाओ। तो मेरे पापा बहुत परेशान हो गए थे वो हेडलाइन देख के। तो उनका कि ये देखो ऐसा ये आ रहा है और तुम एक हिंदू इंसान से शादी करना चाहती हो, तो कल को मतलब आप सिर्फ कैसे उसका करेंगी? मतलब था कि अपनी बेटी को मुसलमान से शादी मत करने दो, बचाओ, लेकिन उनकी बहू लेके आओ, बेटी लाओ तो बहू मुसलमान लाओ। की बेटी अपनी बहू हाँ, बनाओ। हाँ, ये मुझे बहुत क्लियरली वो हेडलाइन याद है, पेपर में उन्होंने दिखाई थी मुझे। तो मतलब घर वालों के भी काफ़ी डर था उनको कि कैसा होगा, और यूपी का एनवायरनमेंट भी थोड़ा ख़राब था उस टाइम पे, मतलब अभी भी है बट उस टाइम पे काफ़ी ख़राब था। और चाहे अंतर मजहबी ना हो फिर भी शादीशुदा लड़कियों औरतों के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो घर वालों को भी वो इशू लगता है। बट जब हाँ बच्चे पे अगर मैं आऊँ, सिर्फ ये तो और बहुत इश्यूज़ हैं, मगर तो जब हमारा बेबी हुआ तो मैंने साफ बोल दिया था कि किसी भी हम रिलीजियस तरह से उसको नहीं अपब्रिंग करेंगे, कुछ नहीं हम करेंगे, ना वो मुसलमान है ना वो हिंदू है, ठीक है, आप बस इंसानियत के तौर पे चलिए, ठीक है। ये मेरा और मेरे हस्बैंड का अपना मानना है। साहिर का वो गीत भी है ना, हाँ, ना तो ना हिंदू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, बनेगा। इंसान की औलाद बिल्कुल। है, इंसान तो बनेगा। मेरा ये मानना है। बट क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये एप्लीकेशन करना प्रैक्टिकली थोड़ा सा टफ हो जाता है। और इसलिए भी टफ हो जाता है क्योंकि जैसे मेरे फादर मुझसे बात नहीं करते, तो अब मेरा जैसे लखनऊ नहीं जाना होता, अब अभी भी नहीं अभी भी नहीं है, तो मेरे बच्चे को ना चाहते हुए भी सिर्फ एक साइड ऑफ कल्चर का ही एक्सपीरियंस हो रहा है। ये एक बहुत ही मतलब दुख अफसोस की बात है मेरे लिए। और मेरा ये भी मानना है कि जो जो इंटरफेथ मैरिज जो हमारी होती है, अगर हम किसी और मज़हब के इंसान को आप प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब आप खुद भी बहुत मजहबी नहीं है, बिकॉज आपके लिए वो इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आपके लिए प्यार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए ह्यूमैनिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंसानियत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो आप उसमें एक रिलीजन को नहीं देखते हैं एंगल को। मैं थोड़ा सा आपसे कंटेस्ट करूंगा। गांधी जी को हम देखें, जी। वो अपने मज़हब को बहुत ज़्यादा मानते थे, मतलब ही वाज प्रोबब्ली द ग्रेटेस्ट हिंदू ऑफ आवर टाइम्स। लेकिन उस मज़हब को इतना मानने का उनके लिए मतलब ये था कि वो हर मज़हब की इज्जत करें। बिल्कुल ठीक सर, होना भी वही चाहिए। अगर आप एक मतलब आप तभी फ्लरिश करेंगे अपने रिलीजन में जब आप दूसरे को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे। जहाँ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा वहाँ पे आप मतलब आप जस्टिस नहीं कर सकते। काफ़ी और भी जैसे कपल से मेरी बात भी होती है तो वो भी कहते हैं कि खुद तो वो इतना नहीं प्रैक्टिस करते हैं, मगर जब आपका बच्चा होता है तो और आप देख रहे हैं कि उसको एक साइड की अपब्रिंगिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी चाहेंगे कि थोड़ा मदर के रूट्स भी आप उसको वो पता माहौल चले, देना चाहते हैं जिस देना माहौल चाहे। में खुद हम पले हैं। हाँ। ये तो बहुत ही तो इंस्टिंक्ट है हाँ, हर तो ये पेरेंट है। का। तो
तो अब बच्चे का नाम भी हमने ऐसा रखा है जो जिसके संस्कृत में भी मीनिंग हो और अरबी में भी मीनिंग हो। मैं बेटे का नाम समर है। समर का दोनों तो तरफ ये। और नहीं, हमने तो जो मुश्किल दौर की बात हुई है, तो मैं सीधे उसी सवाल पे आता हूँ कि सरकार को क्या, मतलब इसमें चिंता भी होनी चाहिए, हस्तक्षेप भी होना चाहिए कि आप किससे प्यार करते हैं, किससे रिश्ता रखते हैं। जर्मनी की बात अगर हम याद करें, न्यूरमबर्ग लॉज में उन्होंने इनफैक्ट कानून में अपराध बनाया अगर कोई क्रिश्चियन व्यक्ति एक यहूदी व्यक्ति के साथ शादी रखे। वो बिल्कुल अपराध था। हिंदुस्तान में आज अपराध तो नहीं है, लेकिन जो कानून बदला है उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में, कई खास करके भाजपा के प्रदेशों में ये कानून में ये बदलाव आया है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं और उसके लिए अपना मज़हब बदलना चाहते हैं, वो अब कानूनी अपराध हो गया है। और बल्कि उत्तर प्रदेश में तो पूरी ज़िंदगी आपको शायद जेल में जाना पड़े अगर आप किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति अपना मज़हब बदलें। तो इस हालात में मेरा सवाल ये है कि मैं कल्पना कर रहा हूँ कि एक नवयुवक हैं, मुसलमान नवयुवक हैं, उनको एक हिंदू लड़की से प्यार हो गया है, वो शादी करना चाहते हैं। पहले मतलब आप लोगों ने जैसे बताया, मतलब वो समाज में परिवार में कुछ हद तक दिक्कत थी, लेकिन कानून में कोई दिक्कत नहीं थी। आज क्या हालात हैं, उस लड़के और उस लड़की को आप ध्यान में रखें तो कौन इसमें बताना चाहें कि आज क्या हालात होंगे? नताशा आप। आसिफ तो खैर बहुत ही विस्तार में बता सकते हैं क्योंकि वे काम करते हैं यंग लोगों के साथ जो लीगली शादी करना चाहते हैं और स्पेशल मैरिजेस एक्ट को इन्वोक करते हैं। थोड़ा सा एज एन इंट्रोडक्शन में यही कहना चाहती हूँ कि कन्वर्जन को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है कि अगर आप शादी करने के लिए अपना मज़हब बदलते हैं तो ये इलीगल बनाया जा रहा है कई स्टेट्स में। इलीगल नहीं, क्रिमिनल दैट इज। लेकिन उसके अलावा अगर एक हिंदू और मुस्लिम लोग दोस्ती भी करते हैं, अगर वो आपस में बात करते हुए भी दिखाई देते हैं, तो इसको भी अभी वो लॉ में नहीं आया है, लेकिन इतना ज़्यादा सामाजिक तौर पर और मतलब जिस तरह की वायलेंस उनके ऊपर आप ये राइट विंग ग्रुप्स जो हैं उनको टारगेट करके वायलेंस उनकी तरफ करते हैं, उनके घर जला दिए गए, उनको खुद को पीटा गया, इस शक पर भी, और उसके बाद पुलिस का इंटरवीन ना करना, उसके बाद स्टेट जो कि प्रोटेक्ट करना चाहिए जिसको विक्टिम को, वो ना प्रोटेक्ट करे, तो एक तरह से एक माहौल तो बना दिया गया है कि ये बात ही गलत है कि प्यार करना, दोस्ती करना इन दो अलग मज़हबों में मुमकिन नहीं है, नहीं होना चाहिए। और ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है कि हिस्टोरिकली कभी थी ही नहीं, कि अगर मुग़लों का और लोधी डायनेस्टी का और कई डायनेस्टीज़ का इंडिया में और साउथ इंडिया में भी अलग अलग दौर में राज रहा है, तो वो एक तरह का कॉलोनाइजेशन था वो, और उसका बदला आज के हिंदू को लेना है, जबकि ये हिस्टोरिकली बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये इंडिया की सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री को बिल्कुल का ऑपोजिट है, जुटला रही है। और हमारी फ्रीडम स्ट्रगल जिसमें हर मज़हब के लोगों ने एक साथ कोलैबोरेट करके दोस्तियां करके इस देश को आज़ाद किया है, हमारी डेमोक्रेसी उस फाउंडेशन पे खड़ी है। इन सब चीज़ों को झूठ बनाया जा रहा है और इसमें स्टेट का बहुत बड़ा हाथ है। और इस बात आसिफ को हैंड ओवर करती हूँ। जी आसिफ, मैं वही कल्पना कर रहा हूँ, मतलब आज के हालात में मान लीजिए कि दो लोग प्यार करते हैं अलग मज़हब के, और परिवार मान नहीं रही है, डर है उनको, सामाजिक ये ग्रुप्स भी जो बने हैं, बजरंग दल जैसे संगठन,
तो उनसे डर के कारण से वो कहते हैं कि रातों रात हम लोग शादी कर लें। उसके लिए क्या रास्ता है? मंदिर में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, कहाँ कैसे वो शादी करें, या स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या रास्ता है उनके सामने और क्या खतरे हैं? देखिए, जहाँ तक सामाजिक है या पारिवारिक है, फैमिली का है, ये कानून वो तो की अलग बात है। हम कानून पे, मैं कानून पे फोकस करूँगा। पहली बात तो ये कभी नहीं दिखाया जाता है या बताया जाता है कि वो शादी किन कंडीशन, किन परिस्थितियों में कर रहे हैं वो जोड़ा। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, जब उसको मालूम है कि 10 दिन बाद उसकी सगाई हो जाएगी, या उसको बंद कर दिया गया है, या उसको एक्सट्रीम में अगर आपके कहीं भेज दिया गया है कि इसको दूर कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में एक क्राइसिस आ जाती है दोनों के लिए, क्योंकि किसी का मकसद ये नहीं होता है कि मुझे अभी शादी कर लेनी है। कोई पढ़ रहा है, कोई नौकरी तलाश रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको एकदम कुछ करना पड़ता है, और करने के लिए क्या करना है कि चलो शादी कर लें ताकि हम इससे बच जाएं। अब शादी के क्या उपाय हैं? या तो वो जाकर के धार्मिक शादी करे, एक व्यक्ति कोई उसमें धर्म बदलेगा अपना, या फिर कानूनन जिसे हम स्पेशल मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज कहते हैं, वो करे। सिविल मैरिज इतनी मुश्किल प्रोसेस है कि वो कर ही नहीं सकता 10 दिन में या हफ्ते भर में या वो। और दूसरी बात ये कि जब वो अपना घर छोड़ रही है या छोड़ रहा है तो वो तो कर ही नहीं सकता, उसको तो भूल जाइए फिर। तो आपने इतना पेचीदा कर बना रखा है सिविल मैरिज को। वो थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। तो मैं उस पे आने से पहले मैं ये इस चीज़ पे मैं आना चाह रहा हूँ कि अगर सिविल मैरिज को इजी कर दिया जाए, 30 दिन का नोटिस पीरियड, आप अपनी जहाँ रह रहे हैं उसको प्रूव कीजिए कि वहाँ के आप निवासी हैं कि नहीं, आपके पास सरकारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप इसको इजी कर दीजिए, दोनों जाएं, और उनके पास, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि अब हम हर चीज़ को एक करने में लगे हैं, आधार कार्ड एक है ना, हम अपना राशन कार्ड एक, अब तो एक चुनाव पे बात चल रही है, एक। तो जब हम सब एकीकरण की बात कर रहे हैं, तो 2 भारत के नागरिक जिनके पास आधार कार्ड है, सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अगर दूसरी जगह जाकर के या उसी जगह जाकर के अपनी शादी करना चाह रहा, तो उस वक्त इतना क्यों टाइम लगेगा उसको? तो कहीं ना कहीं उस कानून में तो वो अगर जाएं और आप इतना सरल कर दे कि आप गए, आपने दिया, आपने पता किया, ठीक है, आपने शादी कर दी, सर्टिफिकेट मिल गया। अब कोई कहेगा कि नहीं उसमें गलती हुई, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो वो तो कानून में ही प्रावधान है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो उसको सज़ा होगी। वो तो जो धार्मिक शादी करेंगे उसमें भी वो है। तो वो हम उसको, सरकार उसको इस तरीके से क्यों लेती है कि क्योंकि हम करवा रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उसको सरल बना दिया जाए और उस जोड़े के पास ऑप्शन है जी, तो वो जाकर के उसमें करेगा। आप उसको ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन नहीं दिया आपने, ये कोई नहीं बताता है। देखिए, वही जो मजहबी शादी आप रातों रात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी इससे मैं एक को एक चीज़ धर्म बदलना पड़ेगा, और वो अब अपराध हो गया है। बिल्कुल। और सिविल मैरिज में जो आप बता रहे हैं कि आपको नोटिस देना पड़ता है एक महीने का। अब 1 महीने के नोटिस में आपके परिवार को भी पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। और जो संगठन हैं जो इसके खिलाफ हैं, जो हिंसा भी कर सकते हैं, उनको भी पता चल जाएगा। तो इसलिए कोई रास्ता आपके लिए खुला नहीं है वो उस हालत में। और सदफ, आप कुछ? मैं सर ये बोलना चाह रही थी कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट होती है, क्योंकि मेरी भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही शादी हुई है, और एक वकील होने के बावजूद भी मुझे बहुत मुश्किल ये प्रोसेस था। तो आप सोच ही सकते हैं जो एक आम इंसान है जो कोर्ट कचहरी के रोज चक्कर नहीं लगाता है, जो उसके क्या लिए दिक्कतें आई, आप उसके थोड़ा लिए बताएं। हाँ, मैं बताती हूँ। तो जैसे आप जिस कपल को जैसे अगर करना है शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो सबसे पहले आपको पहले डेट पे कोर्ट जाना है। मतलब उस दिन कोई डेट नहीं, कुछ नहीं, आप खुद जा रहे हैं। आपको एक एफिडेविट लेके जाना है, एक ब्राइड का एफिडेविट, एक ग्रूम का एफिडेविट, जिसमें आपको लिखना होता है कि आप रिलेटेड नहीं हैं, या कोई सेम ब्लड लाइन के नहीं है, या मेंटली अनस्टेबल नहीं है, होश हवास में है अपने, वो सारा, और बालिग है, ये सब उसमें एफिडेविट में दोनों का जाता है। साथ में आपके 3 विटनेस भी जाने चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो 3 विटनेसेस हैं, वही सेम 3 विटनेस आपकी शादी के दिन भी आएंगे। तो आपको ये नहीं कि आप कोई ऐसे 3 फ्रेंड उठा के ले गए जो आगे चल के आपके साथ ना हो, कि आज भाई 2 लोग हैं, तीसरा नहीं है, तो वो फिर से प्रोसेस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा।
तो 3 सॉलिड लोग आपको चाहिए आपके विटनेसेस की तरह से। अभी द्वारका में मैंने कराई है अपने एक फ्रेंड की शादी, वहाँ का बता सकती हूँ जो लेटेस्ट है। तो जो उनको चाहिए था कि जो विटनेसेस भी है ना 3, वो भी वहीं दिल्ली के ही होने चाहिए। अगर मैं कहूँ नहीं भाई मेरे पास तो लखनऊ का आईडी है, नहीं चलेगा। आपका आईडी जो 3 विटनेस है आपको लोकली लाने हैं। इसमें कोई लॉजिक ही कोई नहीं है। लॉजिक नहीं है। अब आर्बिट्रेरी प्रैक्टिस है। और ये आप लिखा एनसीआर नहीं है। आप एनसीआर ही देख लें, किसी का नोएडा का अगर हाँ, तो वो रिहाइश नहीं है तो वो लेंगे। यूपी का है, हाँ, तो वो गुड़गांव नहीं- का है तो वो नहीं हरियाणा का है। करेंगे वो। और भाग की शादी कर रहे हैं तो आप नई जगह में कहाँ से लाएंगे अब जैसे आप witness? भाग की शादी कर रहे हैं तो अब आपको एटलीस्ट एक इंसान को कम से कम 90 डेज के लिए उस जगह पर होना चाहिए रेजिडेंशियल प्रूफ। अब आपने अपना रेंट अग्रीमेंट भी डाल दिया, बट वो चाहेंगे कि जो आपका आधार कार्ड है उस पर आपका वो एड्रेस हो जो आपके रेंट अग्रीमेंट पे है। ये कहीं नहीं लिखा है स्पेशल मैरिजेज एक्ट शादी कराने के लिए या कहीं शादी नहीं है। रोकने के लिए, ये सवाल तो ज्यादा ये तो हो इम्पोर्टेंट है। गया जस्ट फाइलिंग का दिन की बात है कि क्या क्या आपको दिक्कतें आएंगी जब आप एप्लीकेशन दर्ज करेंगे अपनी। वो कहेंगे आपका तो एड्रेस आपके रेंट अग्रीमेंट जो है आपका आधार कार्ड से मैच ही नहीं कर रहा, आधार कार्ड तो आपका गुवाहाटी का है। तो फॉर एग्जांपल ऐसे तो और विटनेसेस आ गए आपके, ठीक है। अब खैर आपने आधार कार्ड भी दिखा दिया, आपने रेजिडेंस भी दिखा दिया, 2 आईडी लगते हैं ग्रूम के, एक लगेगा ब्राइड का। इसका मुझे लॉजिक नहीं पता क्या है, बट जो प्राइमरी है उसका कहते हैं नहीं 2 आईडी कार्ड चाहिए हमें। प्राइमरी, हाँ प्राइमरी, एक प्राइमरी होना चाहिए। ज्यूरिसडिक्शन प्रूव करने के लिए। करेक्ट, हाँ। तो वो हो गया। अब उसके बाद आपने सबमिट कर दिया एप्लीकेशन। 30 डेज का मैंडेटरी वेटिंग पीरियड है आपका, जिसमें एक तो नोटिस कि ये इंसान लाइक ये ब्राइड ऑफ दिस रिलीजन, इस धर्म की ब्राइड और इस मज़हब का ग्रूम, और ये इनके 3 विटनेस ये इस जगह पे इस दिन शादी करेंगे। मतलब ये बहुत ही मतलब सब कुछ आपने खोल के रख दिया और वो वहाँ के नोटिस बोर्ड पे लग जाती है जी। फॉर एवरीवन टू सी, कि सब आए सब देखें। कोई भी हो सकते हैं, वो एनी क्रिमिनल इंटेंट वाला बंदा भी देख रहा है, सरकारी ऑफिसर भी वहाँ का देख रहा है, सब देख रहे हैं, आने जाने सब देख रहे हैं। और वही सेम नोटिस एज इट इज़ जाती है एक लड़की के घर में और लड़के घर में जो आपने एड्रेस दिया। ये कितना बड़ा एक तरह issue से आपकी है। प्रिवेसी मतलब भी वायलेट हो मैं रही तो- है। पर ये काम मतलब और ये आप- बहुत विचित्र है जो आप सोच रही हैं। मैं वही कल्पना कर रहा हूँ, मैं घर से भागा हूँ क्योंकि माँ बाप नहीं मान रहे हैं और हम लोग करना चाहते हैं, मेरी ज़बरदस्ती कहीं और शादी होने वाली है या कुछ। पर नई जगह में पहले मुझे सिटीजनशिप मतलब वहाँ का रेजिडेंस Residency, लेना पड़ेगा। उसमें मतलब वो तो एक महीना नहीं बल्कि कई महीने लगेंगे। मैं अपना वो प्रूव कर सकूँ, रेंट में जगह लूँ, रेंट 1 महीना पे करूँ, फिर आधार कार्ड में उसको बदलाव update करूँ, कराओ, हाँ। और फिर ऐसे दोस्तों को ढूंढूँ वगैरह वगैरह। मुझसे बहुत एक चीज़ मैं बहुत जल्द ये कहना चाह रहा हूँ कि कानून तो कह रहा है कि कोई भी कन्वर्जन धर्म के लिए अगर हो, मतलब शादी के लिए हो, वो गैर कानूनी है। लेकिन कहानी बिल्कुल अलग होती है अगर एक हिंदू पुरुष एक मुस्लिम महिला से शादी करते हैं, क्योंकि सामाजिक तौर पे जो ये जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस की आइडियोलॉजी, उसमें तो उसको वो तो अच्छा मानते हैं, घर वापसी इसको कहते हैं। एक तरह से लड़की संपत्ति है। संपत्ति। हाँ, मतलब उसका कोई खुद का कोई सोच नहीं है, उसका खुद का कोई फैसला करने का हक नहीं है। वो उस समाज की, उस धर्म के लोगों की जब तक संपत्ति है। आपकी शादी नहीं हुई है तब तक आप अपने पापा की संपत्ति हैं। शादी होते ही आप अपने हस्बैंड की संपत्ति हो गए। मतलब आपका खुद का इनफैक्ट स्क्रिप्चर्स में लिखा भी है, मनुस्मृति में। और तीसरे तौर पे जब आप बुजुर्ग हो जाएं फिर आप अपने बच्चे लड़के की संपत्ति हैं, मतलब उन्हीं के सबके आदेश के अनुसार ही आपको। तो वो सब ही इस अजीब से क्योंकि मैं कई लोग मुझे बता रहे हैं कि अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करते हैं तो कई ये बजरंग दल अपना पूरा डीजे लेके वहाँ पहुँच जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं कि witness बनने को तैयार हो जाते हैं। देखिए हम हमारा इतना फतेह हो गया, हमने जीत हासिल की। ये क्या कि महिला ये तो मेरा खुद का ज़ाती एक्सपीरियंस है क्योंकि हमारी इतना सब कुछ हो रहा होता है जब आप सोच रहे थे कि अब हमें शादी करनी है। और
सिर्फ शादी आपके पास नहीं है, आपके पास आपका काम भी तो है, आपकी जॉब भी है। बहुत सारी इंसान वो काम करे या कोर्ट के चक्कर लगा के करे। मतलब मैंने खुद एक दूसरे लॉयर को पैसे दिए और कहा प्लीज़ आप मेरा पेपर वर्क करा दीजिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं वीकडे पे कैसे अपना जॉब छोड़ के इधर गुड़गांव के चक्कर लगाऊं। तब मैं दिल्ली में रहती थी। तो वो जो एडवोकेट भी थे सर, मज़े की बात ये है कि वो खुद भी ऐसी ये शादियां प्रमोट करते थे जहाँ जो लड़का है वो हिंदू हो और लड़की मुसलमान हो। ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुई जिस दिन मेरी शादी थी। एप्लीकेशन वाले दिन मैंने रियलाइज़ नहीं करी थी क्योंकि मुझे लगा ठीक है ये हेल्प करा रहे हैं, काम हो जाएगा, ठीक है। बट जिस दिन शादी वाला दिन था उस दिन एसडीएम ऑफिस का माहौल ही अलग था। वहाँ के लोग जैसे मुझे देख रहे थे, मतलब एक जैसे होता है कि, और मेरे हस्बैंड को बहुत मतलब शाबाशी दे रहे थे। शाबाशी दे रहे थे। शाबाशी दे रहे थे सर, शाबाशी कि मतलब उसने पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा पुण्य का काम करा है। ये उनके जैसे वर्ड्स थे कि आपका बड़ा पुण्य का काम आपने करा है, पुण्य। और कोई मुंह से नहीं निकाल रहा कि क्या इशू थे, बट ये है, ये इश्यूज तो होते हैं। तो इसमें मैं कुछ जोड़ सकता हूँ। ये जो आप बोल रहे हैं कि लड़का अगर हिंदू हो और लड़की मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, मैं आपको दिल्ली की मिसाल देता हूँ। दिल्ली में 2014 में हिंदू मैरिज लॉज जो हैं उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था। उसमें कर दिया गया था कि अगर मान लीजिए रूल्स जो हैं उसमें अमेंड कर दिया था कि कोई भी जोड़ा अगर क्योंकि जान के खतरे की वजह से निकल के अगर दिल्ली में आता है और दिल्ली में हिंदू मैरिज करता है, दोनों हिंदू हैं, तो उसमें जुरिस्डिक्शन माने नहीं रखेगा, उसको उसकी शादी को तत्काल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एक ही दिन में 2 दिन में मिल जाएगा सर्टिफिकेट। अब इसका इस्तेमाल उस केस में जहाँ पे कि अंतर धार्मिक भी है, लेकिन अगर लड़का या लड़की जो भी अगर आर्य धर्म से आर्य समाज से शादी कर ली उसने, तो उसको वो स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर करवा देंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन। ये हो रहा है, ये दिल्ली में भी हो रहा है और पैसा लेके हो रहा है ये सारा काम, मैरिज ऑफिसर्स करवा रहे हैं। तो जो आप कह रहे थे कि जहाँ पे या तो लड़का हिंदू हो या अगर लड़का मुस्लिम भी है, अगर उसने आर्य समाज के हिसाब से शादी कर ली तो फिर उसका वो तत्काल में तो हिंदू धर्म को प्राइमेसी दी जा रही है, उसमें इसका चला मतलब मान रहे हैं कि वो जो हिंदू होने को तैयार है वो हम हिंदू बन प्रमोट गया। करेंगे। उसके लिए सब आज़ादी, बाकी नहीं। तो साथियों, मैं आज के माहौल में आप लोग अलग अलग तरीक़ों से ऐसे कपल्स के साथ काम कर सकते हैं, और आप एक लेखिका और फिल्म मेकर के तौर पे कुछ उदाहरण हमें बताएं कि ये जो कानून जो बदला है, समाज में भी एक संकीर्णता आई है, लेकिन कानून ने इसमें जो हस्तक्षेप किया है, जिससे अंतर मजहबी रिश्ते जहाँ एक लड़का मुसलमान हो उसको इतना ख़तरनाक बनाया है, उसके कुछ उदाहरण हो, मतलब लोगों की ज़िंदगी में इसका क्या असर पड़ रहा है। नताशा, आप शुरू करना चाहेंगे? ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और वही बात मैं पहले भी कह रही थी कि इसको जो नॉर्मलाइज़ किया है कि मुसलमान को नीचा दिखाना, उसको नीचे लोअर सिटीज़नशिप के स्टेटस देना, उसके कोई हक ना होना, उस पर वायलेंस परपेट्रेट करने को सेलिब्रेट करना। कि अब हमारे घर के साथ एक सटा हुआ पार्क है, रोज़ सुबह बहुत ही हमारी कम्युनिटी के रिस्पेक्टेबल लोग, हमारे रेजिडेंट्स, वेलफेयर के सब बड़े छोटे अंकल जो हैं वो मिलकर शाखा लगती है। उस शाखा में वो डंडों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, मोटे पतले ताकतवर कमज़ोर जो भी हैं। सुबह उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आपको वार करना है, किस पे वार करना है, तैयारी किस चीज़ की हो रही है। जी बिल्कुल। हम अपनी खिड़की से देख रहे हैं कि मेरे घर के सामने वाले अंकल, जिनके साथ मैं होली दिवाली मनाती हूँ, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कल को हमें मुसलमान से जब अटैक होगा या जब उसे अटैक करना होगा तो इस तरह से अग्रेशन करना है।
अब हम आँख कैसे मिलाएं एक दूसरे से? रिश्ता कैसे बनाएं, विश्वास कैसे हम रखें? और जी। हमारा रिश्ता तो है, वो तो मैंने ठाना हुआ है कि कोई कोई मेरी जो स्पिरिट है वो उसको हर्ट मैं नहीं करने दूंगी किसी को। और भी ज़ोर से मैं उनको नमस्ते अंकल करूँगी और भी ज़्यादा मिठाई उनके घर में जाके खाऊंगी दिवाली पर। लेकिन ये जो अब हम देख रहे हैं, हमें हमें स्टेट ने एक तरह का जहर जो है वो माहौल में, हवा में, सोसाइटी में डाल दिया है। हर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन अक्रॉस दिस कंट्री का एक्सपीरियंस है कि कोई भी कितना भी ज़्यादा जहरीली बात मुसलमान के ख़िलाफ़ कह सकता है, उसको मुंह पे टेररिस्ट बता सकता है, और कोई इस बात को कहेगा नहीं कि ये गलत है। आपको चुप रहना है, आपको सहन करना है। सहन करना है, और आपको उस दिन का इंतज़ार करना है जब ये अटैक आपके ऊपर पर्सनली आएगा। तो ये जो हुआ है ये, और सदफ सही कह रही हैं कि 2002-2000 में गलत माना जाता था, एक ऑपोजिशन आप महसूस करते थे, लेकिन ये बात सही थी, ये आपके मन में था। अब आप प्रूफ करके दिखा दें कि ये बात सही है। और सरकार आपके साथ खड़ी थी, आपकी रक्षा के लिए। सरकार आपकी रक्षा के लिए खड़ी थी। हम तीनों की स्पेशल मैरिजेस एक्ट से शादी हुई है, और हमने जब अप्लाई किया, हमें इस तरह के इतने मुश्किल विटनेसेस और आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं लाने पड़े थे, और बहुत ही सेलिब्रेट किया गया। ऐसा नहीं कि हमें गलत फील कराया गया। और हमारे साथ और कई कपल्स थे जिनकी उसी दिन पे शादी हुई, कई रीज़न से हुई, सिर्फ रिलीजन के कारण नहीं लोग स्पेशल मैरिजेस एक्ट करते। तो ये जो जहर, ये इस दौर में इन ये जो 2004 से लेकर 14 से लेकर अब तक हम देखते आए हैं, और ये बढ़ता ही जा रहा है। और मुझे लगता है कि भारत के लोगों को, हर जनरेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नैरेटिव बिल्कुल ही जहरीला होता जा रहा है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, बदलना है। इस तरह की कॉन्वर्सेशंस को होते रहना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ और सदफ, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली में कुछ एक्चुअली अंतर मजहबी कपल्स के जो संघर्ष रहे हैं, अनुभव रहे हैं, थोड़े से उदाहरण, वक्त बहुत नहीं है। जी, मैं एक बस शॉर्टली मैं बोलना चाहूँगी कि अभी जो ये कन्वर्जन लॉज, एंटी कन्वर्जन लॉज आ गए हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम अपेरेंटली, पे ये तो उसमें क्या हो रहा है कि जो एक बेसिक आपका मानव अधिकार है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, वो उल्टा कर दिया गया। आप गिल्टी हैं अंटिल यू प्रूव योर इनोसेंस। जब तक किस चीज़ की गिल्टी? कि अगर मान लिया कि धर्म उसमें मजहबी तौर पे आपने शादी करी है, किसी ने निकाह कर लिया या किसी ने टेंपल मैरिज कर लिया फॉर एग्जांपल, या चर्च में शादी कर ली, तो अगर आपने अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से शादी करी है तो आपको ये प्रूफ करना ज़रूरी है कि वो आपने एक पार्टी का फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कराया। होना क्या चाहिए था कि अगर किसी का फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ है तो वो एक अग्रीव्ड पार्टी है, और वो पार्टी कोर्ट के पास जा सकती है, पुलिस के पास जा सकती है कि मुझे ज़बरदस्ती इसने करवाया। अभी उल्टा हो द गया कार्ट इज इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स, जी। कि आपको पहले प्रूफ करना है कि भाई मैंने, देखिए मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, मैं पर्सनल लॉ के हिसाब से करना चाहता हूँ, और उसके लिए हमें कन्वर्ट करना होगा। आप एक नोटिस दे रहे हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे रहे हैं, वो पुलिस इंक्वायरी डलवा रहा है। काफ़ी स्टेट्स में तो नहीं है वो, बट यूपी में कि एक अलग एडिशनल चीज़ है। आप कर ही नहीं सकते ना। आप करें, वही तो नहीं। अगर मान लिया कि आपने कहा आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत एजुकेटेड हैं, मतलब मैं अपने एक फ्रेंड का ऐसे एग्जांपल लेती हूँ कि मुस्लिम बॉय है और हिंदू गर्ल है, तो उन दोनों की फैमिलीज भी ऑन बोर्ड हैं, ऐसा नहीं कि फैमिली के अगेंस्ट है, बट दोनों फैमिली चाहती हैं कि SMA के अंदर तो हो शादी, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, बट पर्सनल लॉ के हिसाब से भी हो।
एक हिंदू वेडिंग भी हो जाए, फेरे भी हो जाए उनके, और निकाह भी पढ़ लिया जाए। हाँ, और ये कोई बहुत ये बहुत स्ट्रेंज common बात नहीं, ये चीज़ तो है। नॉर्म है ये होता आ नॉर्म रहा था, है। नॉर्म था, हाँ। मतलब अब तो बहुत अजीब हो गया है कि क्योंकि हर अब मजहब के हिसाब से अब शादी उनको होती ये है। घबराहट हो रही है कि यदि वो जाते हैं निकाह पढ़वाने, तो वो मौलवी भी फंसेंगे मतलब उनको भी जवाबदेही देनी है, लड़के को भी देनी है, लड़की के पेरेंट्स जो अग्रीएबल हैं इस मैच के लिए, उनके ऊपर भी कोई पुलिस जाती कर सकती है। तो कोई इसमें पढ़ना नहीं चाहता, और ये चीज़ बहुत कॉमन हुआ करती थी। मैं तो कहूँगी पिछले 2-3 साल पहले तक भी, कि लोग अपने पर्सनल लॉज में भी शादी कर रहे हैं और स्पेशल और मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में भी कर रहे हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से आपका एक सर्टिफिकेट आ जाता है, और पर्सनल लॉ में शादी करने से घर वाले खुश हो जाते हैं। तो अब और मजे भी आते हैं। हाँ, आप अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, बस वही। अलग अलग खाने खाते हैं। बट अब उस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस बना दिया गया है, खतरनाक बना है, खतरनाक बना दिया वो गया वही है, खतरनाक हो गया है एक क्राइम बना दिया मतलब गया है। एक खतरा तो मतलब संगठन जो अतिवादी संगठन है, लेकिन अब तो पुलिस से आपको खतरा हो बिल्कुल, गया है, पुलिस से हो गया, तो पुलिस की पुलिस से रक्षा हो नहीं गया बल्कि आपको। उनसे खतरा हो गया है। आसिफ आप कुछ उदाहरण देना बिल्कुल, चाहें मैं क्योंकि आपके इतने सालों से आप काम कर बिल्कुल, रहे मैं हैं। उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो सदफ ने कहा है और जो मैं एक दो चीज़ें क्लियर करना चाह रहा था, या जो मेरी समझ है वो बताना चाह रहा था, कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1872 का एक्ट है। जब 1954 में इसको जब वो किया गया, तब उससे पहले ये प्रोविज़न था कि जो भी शादी कर रहे हैं उन्हें अपने धर्मों को छोड़ना पड़ता था, वन हैज़ टू रिनाउंस द रिलीजन। अच्छा, लेकिन जो बना रहे थे हमारे संविधान, उनको मालूम था, वो समझ रहे थे कि ऐसा कोई करता नहीं है, बाद में सब अपनी प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, तो उन्होंने वो वाला प्रोविजन उसमें से हटाया सेक्शन था। निकाल ही दिया। अच्छा, इस समझ के साथ उन्होंने रखा था। और अब भी सब जानते हैं कि लोग सब कुछ करना चाहते हैं, जैसा बता रहे थे कि आप सिविल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कानूनी वो, और दोनों तरीके से या जिस तरीके से करना चाहे करते हैं। तो अंतर धार्मिक या जिसे हम मजहबी अंतर मजहबी शादियां कह रहे हैं, उसको जिस चश्मे से दिखाया जा रहा है और जो दिखा रहे हैं, वो या तो एक समझ के साथ दिखा रहे हैं या उनको समझ ही नहीं है। क्योंकि अगर हम उसको ऊपर से देखें कि भाई लड़की ने धर्म बदल लिया और शादी कर ली, वैसा होता नहीं है। वो उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिसको कि ना दिखाते हैं, ना समझा जाता है, ना बताया जाता है, क्योंकि ये इवॉल्व होती रहती है। आप इतना आसान नहीं है आपने धर्म बदल लिया और चले गए और उधर चले गए। जो हैं उसमें वो जानते हैं कि इट इज़ वेरी डायनेमिक, वो चेंज होती रहती है। जहाँ तक केसेस की बात है, पुलिस और प्रशासन, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो मैरिज ऑफिसर है, चाहे पुलिस है, चाहे कहीं वेलफेयर होम भी हो जहाँ पे अगर उनको रखा जा रहा है, उन सब का पहले ये होता था कि हम कानून में बंधे हैं, तो हमें कानून को, बेशक हम कुछ भी माने, लेकिन हम कानून को अमल बजाएगी उनको है हमारा। अधिकारी को अच्छा नहीं लगता है व्यक्तिगत तौर पे, फिर भी उनको फिर एक भी वो कानूनी करना जिम्मेदारी है जी। अब भी है, जैसे जहाँ पे वो कानून एप्लीकेबल नहीं है और राज्यों में नहीं है, लेकिन जिस जगह राज्यों में नहीं भी हैं, वहाँ पे भी वो आपको अब ओपनली बोल देते हैं कि ये क्या कर रहे हो, तुमको काट के रख देगा वो फ्रिज में। बाकायदा वो अलग से ले जा करके लड़की को बैठाते हैं और उसको काउंसिल करते हैं बैठा करके कि तुम जो कर रही हो ये बहुत खतरनाक काम कर रही हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अधिकारी करते हैं। अधिकारी कर रहे हैं बाकायदा। और मैं आपको राजस्थान की मिसाल दूं, एक केस अभी हाल फिलहाल का है, उसमें तो एसीपी लेवल का आदमी आकर के उस लड़की को समझा रहा था कि तुम्हें काट देगा वो, तुम कहाँ जा रही हो। तो ये जो बदलाव, जो मानसिकता कहीं ना कहीं था वो जहन में, अब उसको ओपनली बोलने लगे और डिस्करेज करने लगे। उसी तरीके से मैरिज ऑफिसर्स भी, दोनों परिवार तैयार हैं, खुद विटनेस बन रहे हैं जाकर के। उत्तराखंड का एग्जाम्पल दे दूं मैं, एमपी का एग्जाम्पल दे दूं, आपको उदाहरण दे दूं, जाके खड़े हो गए, हम विटनेस बन रहे हैं, लेकिन मैरिज ऑफिसर उसको टाल रहा है शादी को। मेरे हाथ से ना हो। हाँ, वो कुछ ना कुछ करके कि अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, ताकि आपका 90 दिन का पीरियड खत्म हो जाए, फिर उसके बाद और लोग कूद पड़े, फिर ये करें। तो अब वो ओपनली
जो पहले उनको ये होता था कि भाई मुझे ख़त्म करना है क्योंकि मैं बाध्य हूँ करने के लिए, अब वो भी ये स्टैंड लेने लगे हैं कि हम इसको डिस्करेज करें। तो सोच बहुत साफ है कि अंतर धार्मिक शादी होना तो बहुत दूर की चीज़ है, अंतर धार्मिक आपस में बातचीत या दोस्ती भी ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो बहुत क्लियर है कि मिले ही ना ये, चाहे वो किराएदार के तौर पर हों, चाहे जो भी हों, चाहे साथ पढ़ने के तौर पे हों, वो मिले ही ना। और उसकी पूरी की पूरी भूमिका तैयार हो रही है कि ना हो। बस बातचीत को के आखिरी चरण में मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग कैसा समाज का निर्माण आज कर रहे हैं ऐसे कानून को लाकर। याद करना चाहता हूँ जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी थी, जब हमारा संविधान बना था, उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। उसमें 10 सदस्य थे, उसमें 2 महिलाएं थीं, हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर। बताया जाता है कि जब फंडामेंटल राइट्स की बात हुई तो उन्होंने कहा कि अपने शौहर या पत्नी के चयन में अपनी सहमति देना होना, ये एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। मतलब जिसको आज हम राइट टू चॉइस, फैसला करने का हक को आज हम सोच रहे हैं, वो 2 महिलाओं ने उस वक्त सोचा था जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी थी। आखिर में उनकी बात नहीं मानी गई और वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाला गया। आज हम उस दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पे एक तरह से ये 2 लोग अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारना चाहते हैं, वो उन दोनों का फ़ैसला तो मतलब उनका कोई हक नहीं बचा है। सरकार तय करेगी, समाज तय करेगी, आपके माँ-बाप तय करेंगे, ये सामाजिक संगठन जो हैं वो तय करेंगे। ये स्थिति बनी है। तो आप वकील हैं तो आप ही से शुरू करना चाहता हूँ कि लुकिंग अहेड आगे की पीढ़ी, हमारे जो नौजवान हैं, वो फैसला करना चाहते हैं अपने मज़हब के बाहर और किस्म के भी, अपने जाति के बाहर, जो अपने लिंग के बाहर जो शादी करना चाहते हैं, उनके लिए जो बाधाएं बनी हैं, उससे समाज किस तरह का समाज हम बनाने जा रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ आपसे सुनना चाह रहा हूँ। और ख़ास करके नताशा से भी, आप सबसे भी, कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। मतलब समाज में जो उस तरह का समाज नहीं चाहते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है इस स्थिति में? हमारी सबसे पहले तो जिम्मेदारी ये है कि आप इसके विरोध करते रहिए। आप जितना बोलेंगे, जितना कम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उतने ज़्यादा हो सकता है कोई और भी हो जो मन में सोच रहा हो, उसको हिम्मत मिले, ताकत मिले कि वो भी कहे कि हाँ मैं भी ऐसा सोचता हूँ। सदफ, ये जो कानून बदले हैं उत्तर प्रदेश से शुरू करके और जगहों में, इसमें विरोध की आवाज़ बहुत कम सुनाई में दे रही है। बट है और होती रहनी चाहिए। ना होना इज द प्रॉब्लम। विरोध को ज़्यादा बुलंद करना चाहिए। क्योंकि अभी मैं जो देख रही हूँ, जो मेरे ही जनरेशन के लोग हैं, वो अब सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रभाव हमारी लाइफ पर है कि हम जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और भी जो व्हाट्सएप पे भी आप देखिए, कॉन्टिन्यूसली सब अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं, बट ऑटो ट्यून कर दिया हमने आपको। हम देख रहे हैं बट समझ नहीं रहे, हम बस स्क्रॉल कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश यही होगी अभी जो युवा पीढ़ी है कि अगर कोई चीज़ आप ऐसा देख रहे हैं जो गलत कुछ नियम हो रहा है या किसी और के प्रति हो रहा है जिससे आपको आज ठेस नहीं पहुंच रही, बट आज आपका बोलना ज़रूरी है उस पर, क्योंकि आज अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो ये आग आपके घर भी पहुंचेगी, जैसे कहते हैं। तो अगर कल को मान लीजिए
जिस राह पे ये अभी सरकार चल रही है कि बहुत धीरे धीरे धीरे, जैसे आपने न्यूरमबर्ग लॉज का बताया, हाँ, न्यूरमबर्ग एक याद दिलाता है कि उस तरह के कानून बनने से और तो नर्स ये और एक जैसे कहते हैं कि Rome 60 was लाख not लोगों built in a day। 60 लाख लोगों का जो नरसंहार है, उसका एक बहुत अहम जो मील का पत्थर यही कानून था। तो वही मैं भी कहना चाहूँगी कि आज आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो अपने घर की बेटियाँ और बच्चियों को हम बचा रहे हैं इन सब से। पहली बात, वो आपका काम नहीं है किसी को बचाना। अगर 18 साल की उम्र में आप एक इंसान, एक बालिग होता है और वोट दे सकता है, अपनी सरकार चूज़ कर सकता है, अपना एमएलए, अपना विधायक चूज़ कर सकता है, तो वो अपना जीवन साथी भी चयन कर सकता है जब वो 21 और 25 साल के जब भी वो होते हैं। वो मतलब अब एक कम उम्र में आप एक लीडर चूज़ कर सकते हैं, तो जीवन साथी क्यों नहीं, पहली बात ये। दूसरी बात जो मैंने बोला कि जो लोग आज के दिन में चुप हैं, मेरे काफ़ी ऐसे साथी हैं जो अपर कास्ट हिंदूज़ हैं, वो मेरी मैंने मान ली मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ लगाया, उस पर वो कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए फ़ायदा नहीं है, अभी वो चीज़ उनको अफेक्ट नहीं कर रही है, आप पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो आप एक प्रिविलेज की पोजीशन में हैं, बट मैं उनसे ये कहना जो चाहूँगी, सहमति भी है वो मौन मौन सहमति है सहमति है, जी। तो उसके खिलाफ बोलना बहुत ज़रूरी है। चाहे आज अगर 2 ही आवाज़ें हों, अगर हम यहाँ 3 आवाज़ें हैं, मुझे लगता है ये 4 है, जी। ऑफ कोर्स 4 है तो अच्छा है, मतलब 4 भी बहुत हैं मैं कहूँगी, क्योंकि अगर 4 से ही 4 जुड़ के वो बढ़ता है, ऐसे ही कारवा बनता है मोहब्बत का। तो मेरा यही मानना है कि चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज की चुप्पी ही हमें आगे जाके 20 साल बाद बहुत भारी पड़ेगी, और जो चीज़ें हमें 2014 में चुप नहीं होना चाहिए था, वो हम 2024 में देख रहे हैं 10 साल बाद, और यहाँ आज जो चुप रहेंगे हम, तो 2040 में उसके रेपरकशंस आप देखेंगे। चेंजेस सर बहुत सटल होते हैं। एक लास्ट चीज़ बोलूँगी, जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत में कि मेरा एक छोटा बच्चा है, अभी मैंने उसको डे केयर में डालना स्टार्ट कर दिया है। डे केयर में आए दिन कोई ना कोई फेस्टिवल मनाते हैं, कुछ एक्टिविटी कराते हैं। 2 ईद चली गई मगर कुछ नहीं मनाया गया, छुट्टी ज़रूर दे दी गई थी उस दिन। जी 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 बिल्कुल। पारसी न्यू ईयर मना रहे हैं आप, ओनम मना रहे हैं आप, सारे सेफ फेस्टिवल मना रहे हैं, बट आपने ईद नहीं मनाया, क्योंकि क्या पता उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाकी पेरेंट्स को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत ही सटल सबकॉन्शियस इंटीग्रेशन माइंड में डर का बैठा दिया गया है। आसिफ, आप हाँ, कैसा देखिए, समाज हम हाँ, बना रहे हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जो पहले जो महिला अधिकारों की जो पूरी राइट जो होता था, जिसको कि हर महिला इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट जुड़ करके लड़ती थी कि ये मेरी स्वतंत्रता की लड़ाई है, इसको धर्म और जाति से नहीं जोड़ के देखा जा सकता। अनफॉर्चुनेटली वो अब धर्म और जाति को कहीं ना कहीं पार कर गए थे, लेकिन अब वो धर्म पे केंद्रित हो गई है। एक हिंदू महिला को बहुत ही चालाकी से अलग कर दिया गया है उस पूरे डिबेट से कि ये तो उनका मामला है, महिलाओं का मामला नहीं है, ये हिंदू महिला का मामला और मुस्लिम महिला का मामला है। नहीं, और भी विचित्र ये जो लव जिहाद की जो कहानी है, मतलब यह है कि मुस्लिम पुरुष खूबसूरत से हैं और वो आ जाते हैं और अपना मोटरसाइकिल और हिंदू महिला का तो दिमाग ही नहीं है, मतलब उसका फैसला करने की क्षमता ही नहीं है। ये कैसा उन्होंने हिंदू महिला को का चित्रण किया है इस पूरे में। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, और ये बात कहीं ना कहीं सबके पास, हर व्यक्ति के पास ले जाने की ज़रूरत है कि ये हम इसको हिंदू मुस्लिम में नहीं, क्योंकि अब तो कोई भी इलीगल या कोई जुर्म भी होता है तो वो भी उसी चश्मे से देखा जाता है और दिखाया जाता है कि किसने किया। और ऐसा हो गया है कि अब बदकिस्मती से हम भी वही ढूंढने लगे हैं कि किसने किया और किसने नहीं किया, लड़का कौन था लड़की कौन था। मतलब देखिए किस तरीके से जहनियत बदली जा रही है। हमको भी ये देखना पड़ता है जब हम कोई केस आता है कि लड़का कौन है लड़की कौन है, आप मजबूर हो गए हैं उसको उस तरीके से देखने के लिए। एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि हाँ, हमें जाहिर बात है हमें ज़्यादातर लोगों तक पहुंचना है। पहले तो ये होता था कि मोर्चा निकाल दीजिए, संगठन कर दीजिए, एक धरना कर दीजिए, लोगों तक बात पहुंचती थी। अब सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है, लोग कहते हैं वो करने से कौन नहीं देख रहा है, आप सोशल मीडिया पे जाइए।
पर मुझे लग रहा है हम लोग अपने अपने स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर मुहिम कर ही रहे हैं, चाहे कारवाने मोहब्बत है, चाहे धनक है, चाहे इंडिया लव प्रोजेक्ट है। कुछ लोग अपने अपने स्तर पर चाहे छोटे पैमाने पे ही कर रहे हैं, पर उसको एक बुलंद आवाज़ बनाने की ज़रूरत है। और उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेट करना कि इसको इस छोटे स्तर पर ना रिड्यूस कीजिए कि ये रिलीजन का कोई मामला है, ये एक कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकार का या निजी अधिकार का मामला है जो कि हमें संविधान दे रहा है। और जो संविधान में ये जो दो महिलाएं मेंबर थी, हमारे फाउंडिंग मदर्स, हाँ। जिन्होंने कहा था उस वक्त से कि ये महिला को ये हक होना चाहिए, वो अपना फैसला, अपने ज़िंदगी का फैसला वो कर सकें। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा जो मुझे लगता है, और ये धनक का बहुत क्लियर टेक है कि हम बिल्कुल मानते हैं कि शादी के लिए धर्म और नाम का बदलना ज़रूरी नहीं है। शादी के लिए सिर्फ, वो तो वैसे संवैधानिक अधिकार है, कोई भी बदल सकता है। तो अगर वो किसी मतलब इनके लिए सही नहीं तो उनके लिए भी सही नहीं है। लेकिन उसको कैसे इंश्योर करेंगे जब तक कि आप सिविल लॉज को आसान नहीं बनाएंगे। एक तरफ आप यूसीसी की बात कर रहे हैं और यूसीसी में सिविल, ऑलरेडी सिविल एग्जिस्ट कर रहा है, उसको तो आप छू ही नहीं रहे, उसको आप अनछुआ करके निकल गए एकदम कि हम कुछ नया बना के लाएंगे। तो उस पर भी कहीं ना कहीं हमें इस अपनी जितने भी लेवल पे, जितनी भी छोटे स्तर पर भी अगर हम कर रहे हैं वो उठाना पड़ेगा, एक साथ होकर के भी उठाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्तर पे भी उठाना पड़ेगा। हम लोग कोशिशें कर रहे हैं, सोशल नेटवर्क अपने सोशल मीडिया पे भी करते हैं, लेकिन उसका आउटरीच बहुत कम है, हम जानते हैं। कहीं ना कहीं वो कंट्रोल्ड भी है, ये भी हम जानते हैं। पर ये बिल्कुल हमें कोशिश करके, मुझे लगता है कि ये हमेशा से मेरे जहन में था कि एक ऐसा संगठन, ऐसा कोई आवाज़ बन पाए जो उस आवाज़ को छोटे ही लेवल पे पर चुनौती दे पाए। तो मैं अभी भी शुरू में भी जब शुरू किया था तो लोगों ने कहा था आप बहुत बड़े आशावादी हैं। मैंने कहा आशावादी हूँ, और आज भी मैं आशावादी हूँ कि ये बनेगा और कहीं ना कहीं जल्द ही हम इसमें बदलाव ला पाएंगे, इस पूरी सोच में, अगर हम एकजुट रहेंगे तो। बहुत खूबसूरत बात कही नताशा। हाउ वुड यू लाइक टू समराइज आवर डिस्कशन? हम लोग आगे कैसे बढ़ें, कैसा समाज बन तो रहा मैं है? महसूस कर रही हूँ अभी ही सदफ और आसिफ को सुनकर कि कितनी एक ताकत बढ़ती है, कितना इंस्पिरेशन जो है वो फिर से एक तरह से जागता है एक दूसरे की आवाज़ सुनकर। जब बस साथ बैठ के इस बात को करने से ही मुझे से लगा ही कि इतनी मजबूती आपको मिलती है, मजबूती, क्लैरिटी मिलती है। और कारवाने मोहब्बत जो मुहिम है, जो 2017 से आपके साथ बहुत लोग जुड़े हैं, मैं भी जुड़ी हूँ और हम लोग कर रहे हैं, और हमारे दो यंग कैमरा पर्सन्स हैं वो भी जुड़े हैं। तो उसमें हमने यही तो सीखा है हर्ष कि कोई भी आवाज़ जो है वो छोटी नहीं है, और कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसका असर नहीं होगा अगर हम उसको अपने कन्विक्शन से कहते हैं। और बहुत सारे सदफ ने कहा ये छोटे छोटे तरीके से चेंज लाया जा रहा है, धीरे धीरे लाया जा रहा है, पता ही नहीं चलता। और सडनली हम 10 साल में देखते हैं कि हम कहाँ से कहाँ आ गए और हमें क्या करना चाहिए था। तो वो जो डॉट्स कनेक्ट करने हैं वो इस बातचीत में भी निकल के आए और इस बात में भी निकल के आए कि एक तरह से ये धर्म से बहुत बड़ी एक बात है, और वो है इंसानियत, और वो है इंसानियत। और जो एक डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर स्टेट इमेजिन किया गया है इंडिया, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा है हमेशा और रहेगा। मैं भी बहुत मतलब आशा की कोई कमी नहीं है। उसको एक पेट्रियार्कल स्टेट बनना, उसको एक खप पंचायत बन के रह जाना, कि वो एक इंडिविजुअल सिटीजन बहुत अच्छा आप कह रहे हैं कि एक तरह से सरकार बैठ के खप पंचायत बन चुकी है, जो कि तय कर रही है कि जो जातियां कुछ हैं जिनको दबा के रखना है, कुछ रिलीजन हैं जिनके राइट्स छीन लेने हैं, और औरतों को तो बिल्कुल इन्फेंटलाइज करना है, वो तो अपने लिए सोच नहीं सकती। तो ये एक पेट्रियार्की का और एक बहुत ही एक फ्यूडल थॉट है जिसको वापस लाया जा रहा है, कि एक तरह का रिग्रेशन है
जिसको रेजिस्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। और बात बच्चों से शुरू हुई थी। सबसे ज़्यादा उम्मीद तो वहाँ है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। हम लोग ने देखा है पिछले 10 सालों में कि जब भी कोई ऐसा, जब सीए आया तो सबसे पहला रेजिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ में हुआ। सबसे पहले पुलिस ने जाके स्टूडेंट्स को पीटा, सबसे पहले जेल में उनको बंद किया, अभी तक कईयों को बंद किया गया है। तो जो यूथ है वो इतनी आसानी से ये जहर का जो मुगली घुट्टी है वो नहीं पीने को तैयार है। और हमने देखा है कि सिटीजन्स ने, संगठनों ने, लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है इस डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, हेट स्पीच के साथ। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब भी हम लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, जब भी कोई प्यार की, मोहब्बत की बात करता है, तो उसके साथ भी वही लोग जुड़ते हैं। लोग वेट करते हैं कि कोई रेजिस्टेंस की बात करे तो हम उनके साथ जुड़े। लोगों में डर है कि अरे मैं अकेला बोलूँगा तो क्या होगा। लेकिन जब भी हम लोग सब का ये एक्सपीरियंस रहा है, और कारवां में तो मैंने देखा ही है कि आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन आप बोल के तो देखें, आप अपनी आवाज़ पहुंचा के तो देखें किसी भी तरह से, और मोहब्बत से ही कहें, तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आपको तसल्ली देते हैं और उनको खुद को तसल्ली मिलती है। तो ये कॉन्वर्सेशंस जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। नहीं, शुक्रिया। कारवाने मोहब्बत, जैसे आप जानते हैं, हम लोग देश में जहाँ भी नफ़रत के आधार पे हिंसा होती है वहाँ पहुँचते हैं। मैं पिछले 10 सालों में देख रहा हूँ, 2017 के बाद पहले गाय के नाम पे होता था, अब ज़्यादा हिंसा अब लव जिहाद के नाम पे होता जा रहा है। बहुत ख़तरनाक है। मतलब ये हम कह रहे हैं कि एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं कि आप इस लकीर को आप पार करेंगे तो जान भी जा सकती है, और उसके लिए एक सामाजिक इजाज़त और उसके पीछे ये कानून, ये सब बने हैं। इसलिए बातचीत इतनी ज़रूरी है जो हम आज कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम ऐसा समाज बनाएं जहाँ मुझे तय करने का हक हो कि मुझे पसंद कौन है, मुझे पसंद कौन नहीं है। उसमें ना मैं उनका मज़हब देखूं, ना उनकी जाति देखूं, ना या अमीर हो, गरीब हो, लिंग उनका हो, वो अच्छा लगे, उसका चरित्र मुझे अच्छा लगे, उसकी बातें मुझे अच्छी लगें। लेकिन आज के युग में ये मांग ऐसे बन गई जैसे क्रांतिकारी मांग है। मतलब तो बस एक पुरानी फिल्म थी, आई थिंक याद नहीं है, मुग़ल आज़म, जहाँ पे मोहब्बत जिंदाबाद। मुझे लगता है बस अब तो नारा होना चाहिए मोहब्बत जिंदाबाद, और ये एक ऑलमोस्ट एक क्रांतिकारी नारा से हम ख़त्म करें अपनी बातचीत। मोहब्बत जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।